महाराष्ट्र में संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी ने संजय राउत की पत्नी की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। और आपको बता दें, ये कार्रवाई इसलिए हुई है कि संजय राउत की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ डील की जो व्यक्ति बैंक घोटाले और एक बड़ी जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद हुआ। उसके ऊपर ईडी की पहले से कार्रवाई चल रही है। मामला था पात्रा चाल भूमि का। आपको बताएं, ये कुल मामला 1034 करोड़ का है और ये पात्रा जो चाल है इसके अंदर आपको बताएं कुछ किराएदार रहते थे और वो स्थिति जर्जर हो चुकी थी उस बिल्डिंग की, और इसलिए जो 672 उस चाल के अंदर किराएदार थे उनको लेकर के कोर्ट में एप्लीकेशन गई थी। तो कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि ये जो किराएदार यहाँ बिल्डिंग में रह रहे हैं इनको अच्छे फ्लैटों में दूसरी जगह शिफ्ट करने का अरेंजमेंट गवर्नमेंट करे। और इस आदेश के बाद आपको बताएं, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो माडा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MHADA, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, इसने एक कंपनी को ये जो है अलीबाग के दादर वाला जो चाल है इसका महाराष्ट्र की सरकार ने HDIL कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस काम का ठेका दिया कि ये जो 672 किराएदार हैं इनके लिए 3000 फ्लैट तैयार कराए जाएं और ये 47 एकड़ भूमि उसके लिए अलॉट की गई। ये जो 47 एकड़ भूमि थी इसमें ये फ्लैट बनने थे और इस फ्लैट को बनाने के बाद ये तैयार करके गवर्नमेंट के लिए ये काम करना था। लेकिन HDIL कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने अपनी एक सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये ठेका दे दिया। यानी गवर्नमेंट ने दिया HDIL को, HDIL ने दिया गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया कि जिस जमीन पर इन चाल वालों के लिए मकान बनने थे जिनकी संख्या 3000 के करीब थी, उस मकान बनाने के बजाय, फ्लैट बनाने के बजाय ये 8 ठेकेदारों में इस जमीन को बेच दिया। अब ये घोटाला है कि गरीब जनता के हक को मारकर और ठेकेदारों को वो जमीन बेच दी जिस पर उनके फ्लैट बनने थे। मामले की शिकायत हुई। मामले की शिकायत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो ईडी तक पहुंचाई और ईडी ने जब इस मामले में जांच की तो पाया कि इसमें संजय राउत की भी मिलीभगत है, क्योंकि जो इसका मेन अभियुक्त है प्रवीण राउत, वो संजय राउत का मित्र है। और वो संजय राउत के मित्र ने क्या किया है कि इस कंपनी में साझेदार जो उसके हैं वो संजय राउत की पत्नी है और संजय राउत की पत्नी का नाम है वर्षा राउत, वो भी इसमें हिस्सेदार है। और वो जो वर्षा राउत है उनको जो प्रवीण राउत है उसकी पत्नी माधुरी ने 55 करोड़ रुपए बिना ब्याज के वो दिए और उस पैसे से संजय राउत की पत्नी ने 55 करोड़ जो बगैर ब्याज के मिले, मान लो दोस्ती में दिए, एक फ्लैट खरीद लिया दादर में। अब ये फ्लैट खरीदा गया, इसको फिर ऊंची कीमत में बेचा गया और बेनिफिट अपने बैंक में रखा गया। यही सब चल रहा था कि जो लोग घपले घोटाले कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। सरकार उस पर मौन रहेगी, सरकार कोई जांच नहीं बिठाएगी, सरकार पूछेगी नहीं कि HDIL ने जिनको ठेका दिया क्या वो मकान बने, उनकी गुणवत्ता क्या थी, लोगों को बसाया गया कि नहीं बसाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पब्लिक हल्ला करती रही, प्रदर्शन करती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आपको बताएं, ये जो है 2007 का मामला था, तब से पेंडिंग चल रहा था। अब जाकर के ईडी ने उसमें कार्रवाई की है। अब कार्रवाई की है तो प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद वो जमानत पर छूटा और अब उसमें ईडी ने जो जब्ती की है अभी तक उसकी जो है 67 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की है। लेकिन जेल से छूटेगा नहीं तब तक के जब तक वो सारा मामला खुलासा नहीं हो जाता। अधिकारियों का कहना यह है कि वो बहुत सारे मामले को छुपा रहा है। किसको किस एवज में उसने पैसे दिए, संजय राउत की पत्नी को जो 55 करोड़ दिए उससे क्या बेनिफिट उठाया, अब तो समझ में आ रहा है कि अगर संजय राउत की पत्नी के नाम उसने 55 करोड़ रुपए दिए, ये तो एविडेंस एक पकड़ में आया है, अभी बाकी चीजें पूछताछ होना बाकी है। तो इसी पैसे से संजय राउत की पत्नी ने जो फ्लैट खरीदा, उनके पास पैसे कहां से आए, इसका जवाब वो नहीं दे सकी,
क्योंकि ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को बुलाया था कि आप बताइए ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो उन्होंने बताया प्रवीण राउत की पत्नी मेरी दोस्त है, उसने मुझे उधार दिए। भाई उधार दिए तो आपने वापस क्यों नहीं करे भाई, फ्लैट को डबल कीमत में आपको मैंने 100 रुपये दिए, आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद कर 200 रुपये में बेच दी, 100 रुपये जिसके थे उसके वापस दे दिए मुझे, और 100 रुपये अपनी जेब में बचत के रख लिए। ये सब चल रहा था। अब इसको लेकर के आपको बताएं, ये जो सारा कुछ चल रहा है इस मामले में ईडी का कहना यह है कि प्रॉपर्टी जब्ती और गिरफ्तारी दोनों हो सकती है, क्योंकि अभी जब जांच चलेगी अभी करोड़ों रुपए का अभी वसूली होना बाकी है, क्योंकि मामला 1034 करोड़ का है। इसको लेकर के आपको बता दूं, संजय राउत जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मेरे को जो बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए चुप करना चाहती है, 2 साल से मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं चुप तो नहीं हुआ, ना मैं चुप होऊंगा, मैं बोलूंगा, और बोलूंगा तो मेरे को कुछ भी कर लो। वो बोल रहे मैं कोई मेहुल चौकसी थोड़ा ही हूँ, मैं कोई जो है विजय माल्या थोड़ा ही हूँ, मुझे गोली मारोगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पत्रकारिता में वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो लेख लिखते हैं, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कभी भी इस बात का उत्तर नहीं दिया कि भाई अगर अनियमितता पाई गई है, आपके फ्लैट जो पत्नी के नाम थे उनको आप ये बताने में सब असफल क्यों रहे कि उसकी आय का स्रोत क्या है। ईडी का काम है। अगर आप करोड़ की तो बात छोड़ दो, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। मात्र 6 लाख रुपए, मात्र 6 लाख, मैंने एक प्लॉट खरीदा था, उसके लिए आईटी का मेरे पास नोटिस आ गया। ये 6 लाख रुपए कहां से आए बताइए। तो भाई डिपार्टमेंट का काम है तो अपना काम करना छोड़ दें। वो नेताओं से ना पूछें, आम पब्लिक के लिए है क्या? वो आम पब्लिक के लिए इस देश का नियम अलग है और नेताओं के लिए नियम अलग होता है क्या? नेताओं को तो इतनी छूट बहुत है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती डायरेक्ट। मेरे जैसे आदमी को तो तुरंत गिरफ्तार, रात को 12 बजे पुलिस उठा लेगी या ईडी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन बड़े नेता हैं संजय राउत जी, उनको तो गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि सांसद हैं, पहले लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उनकी पत्नी को पकड़ने की बात आई तो हल्ला कर दिया कि शिवसैनिक सड़क पे उतर गए। यानी आप धमकाओगे, ब्लैकमेल करोगे ईडी और बाकी एजेंसियों को, और अगर आरोप लगेगा तो जवाब देने के बजाय आप कहोगे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है आपको डराने के लिए। अरे भाई आप मीडिया में बोलते हो, आप तो प्रवक्ता हो भाई शिवसेना के संजय राउत जी, तथ्यों के साथ सबूत के साथ आइए और मीडिया में दिखा दीजिए कि ईडी ने ये कार्रवाई की है, गलत की है, मेरे पास ये रहे दस्तावेज, ये रहा बैंक डिटेल, और पत्रकारों को बता दो कि भाई मेरी पत्नी के पास यहाँ से पैसे आए, ऐसे फ्लैट लिया और ये आरोप झूठे हैं। सारा मीडिया चलाएगा, क्योंकि मीडिया तो ढूंढता है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ मिल जाए, मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। तो आप देते क्यों नहीं? खाली इस तरह का बयान करना और ये सोचना कि जनता ऐसा मान लेगी कि आप निर्दोष हैं, यह अब होने वाला नहीं है। आपको अगर मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत दिखता है तो बताइए, सबूत के साथ बात करें तथ्यों पे कि मोदी जी आपकी सरकार गिराना चाहते हैं, तो बताइए कौन सा एलिगेशन झूठा लगा। और एलिगेशन लगाने वाले मोदी कौन होते हैं? एजेंसी लगा रही है तो कोर्ट में ले जाओ। ईडी तो कोर्ट में ही जाती है ना, ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी हो, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद न्यायपालिका तय करती है किसको गिरफ्तार करना, किसको नहीं। तो आरोप लगा करके बचना क्यों चाहते हैं? आपको बताएं, ये संजय राउत है, इन्होंने पिछले दिनों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को भी पत्र लिखा था। सांसद हैं, उनको पत्र लिख के कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अगर उपराष्ट्रपति जी को यह लगता कि वाकई में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है तो शायद यह कार्रवाई ना होती, क्योंकि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति वो किसी दल का नहीं होता, वो निर्दलीय होता है, वो न्यूट्रल मैन होता है और उनके पास पावर है कि वो चाहे तो इस एजेंसियों को रोक सकते थे कि भाई आप संजय राउत जी को गलत सता रहे हो। उन्होंने मुझे लेटर में सबूत दिए हैं, उनके पास प्रॉपर्टी के पूरे कागज हैं और उसके आय का स्रोत भी है। आय का स्रोत बताओ ना कि आपके पास कहां से आए, और वो जो ये भी बताना पड़ेगा ये संजय राउत जी को
और उद्धव ठाकरे जी को भी ये बताना चाहिए कि भाई अगर ये घपला घोटाला हुआ है 1000 करोड़ रुपए का, जिन लोगों के लिए फ्लैट बनने थे नहीं बने, जमीन को बेच खाया, आपने क्या कार्रवाई की? केंद्रीय एजेंसियों ने जब तक कार्रवाई नहीं करी, तो आप मुख्यमंत्री बने तब आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं आपने पकड़ के उस ठेकेदार को जेल में डाला? क्यों नहीं संपत्ति जब्त की? ये तो काम महाराष्ट्र सरकार का है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपना काम नहीं कर रही, ड्यूटी नहीं निभा रही, तो क्या केंद्रीय एजेंसी भी चद्दर तान के सो जाए? फिर मोदी सरकार आने का फायदा क्या हुआ केंद्र में? यही अंतर बताने के लिए केंद्रीय एजेंसी काम करती है। पहले वो देखते हैं राज्य सरकार काम कर रहा। अब आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई घपला घोटाला करता है, उसकी कंप्लेंट अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, उनके संज्ञान में कोई मामला आता है, बेशक अखबार में आ जाए, योगी जी का बुलडोजर उसके ऊपर चल जाता है, बिल्डिंग धराशायी हो जाती है और संपत्ति जब्त, आदमी जेल में। तो केंद्र को जरूरत ही नहीं है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है राज्य की व्यवस्था को संभालना। लेकिन जब राज्य क्या मुख्यमंत्री, वहां की सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ना करे, तो केंद्र को एक्शन लेना पड़ता है। और ये केंद्र को चाहिए कि जब आम आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे और तत्काल करे, ताकि एक उदाहरण बने कि देश के अंदर भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों कमाने वाले लोग ये इन कानून से ऊपर नहीं है। वंदे मातरम।